बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, इसका पार्ट जो है 5 करने जा रहे हैं हम। पार्ट 5। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अगर इस वीडियो का और इससे आने वाली वीडियोस का वाकई मज़ा लेना चाहते हैं ना आप लोग, तो मेरी नसीहत यही है आपको कि अगर पिछला पार्ट आपने पार्ट 3 नहीं देखा सॉलिड्स के हवाले से, तो इस वीडियो को बंद करके पहले वो पार्ट देख लें आप। यकीन कीजिए आपको तो मज़ा आएगा और पूरे तरीके से समझ में भी आएगा सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट। और अगर आपने पिछला पार्ट जो है वो नहीं देखा अभी तक और नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो चीज़ आपको मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए ना कहीं आपके अंदर कमी रह जाएगी। पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिंक्स जो है वो मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। पिछले चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पेज पे चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है। पेज कहाँ से मिलेगा आपको? ये जो स्क्रीन यूट्यूब की नज़र आ रही है इसी के नीचे देखिए, आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। वहाँ प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट, उस पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट। अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो वहाँ पर ये डाउनवर्ड एरो या राइट वर्ड एरो जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करते जाएं, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 11th केमिस्ट्री के नाम की प्लेलिस्ट है, इसमें सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, देख लीजिए आप। अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदल लीजिएगा केमिस्ट्री को लेके। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, पाकिस्तानी स्टडी नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, फ़िज़िक्स नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तवज्जो मांगता है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसके अंदर। ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपकी ख्वाहिशात को या तो पूरा कर देगा या फिर आपके ख्वाबों को जो है ना वो तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये वो सब्जेक्ट है, ये वक्त मांगता है और इसमें रट्टे नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। आपको इसको वक्त देना होगा संजीदगी के साथ, तो ही ये आपके जहन में बैठेगा। मेहनत करनी होगी तो ही ये जहन में बैठेगा, वरना आप भूल जाइए, आप इसको समझ नहीं सकते ये क्या है। और जिनको समझ में आ गई केमिस्ट्री उनको बड़ा मज़ा आता है उसमें। बहरहाल आगे चलते हैं। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, सारी वीडियोस मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तक की जो बन रही हैं वो सब मौजूद हैं पूरी तरतीब से। बुक का हिसाब किताब रखते हैं हम, बुक में जो टॉपिक मौजूद हैं हर पेज पे पूरी तरतीब के साथ, एक भी टॉपिक मैंने जो है अभी तक मिस नहीं किया है इस बुक का। हर चैप्टर का जो कि बुक में मौजूद है, ये हमारा प्रोसीजर है। तो इसके अलावा सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। पुरानी जो हमारे पास बुक्स हैं केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की और मैथमेटिक्स की, उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। मैंने लिखा हुआ भी है कि ओल्ड बुक जो है ये, तो वो भी आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी देख लें आप। 2 प्लेलिस्ट ओल्ड बुक केमिस्ट्री की हैं, 2 प्लेलिस्ट जो हैं वो मैथमेटिक्स की हैं ओल्ड बुक की, और एक प्लेलिस्ट जो है वो फ़िज़िक्स की है ओल्ड बुक की 9 मैट्रिक की। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स जो है उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा बेसिक्स आपकी वीक है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी जो है वो। और बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस करना चाहते हैं, टेंसेस करना चाहते हैं आप, जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना चाहते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 के नाम की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए आप। इसके अलावा अगर आपकी बेसिक्स वीक हैं केमिस्ट्री की, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। पिन पॉइंट टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट चाहिए तो व्हाट सीरीज़ मैंने पूरी की पूरी बनाई है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वो भी देख लीजिए आप। तो उसमें आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे 1-1 मिनट के अंदर, 1-1 मिनट की वो वीडियोज़ हैं। सारा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का आपका क्लियर हो जाएगा। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, ये व्हाट सीरीज़ है, इस क्या का जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब ज़रा चलते हैं आपकी बुक की तरफ। अगला टॉपिक जो है, क्योंकि सॉलिड के हवाले से जितनी ज़रूरी बातें करनी थी वो मैं कर चुका पिछली वीडियो में, इसीलिए कह रहा हूँ कि उसे देख लीजिए अगर नहीं देखी है आपने तो। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की तरफ। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ये टॉपिक कहाँ है एग्जैक्टली आपकी बुक में मौजूद है।
बुक आपको खोलनी पड़ेगी या फिर आपको इसका PDF खोलना पड़ेगा। जो कुछ भी बताता हूँ सब बुक में जो कुछ गिवन है मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। अपनी तरफ से मैं बहुत कम चीज़ें जो है वो ऐड करता हूँ, ठीक है, जहाँ ज़रूरत होती है। बहरहाल तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नोट्स बना लीजिए, साथ साथ मेरे लिखिए तो आपको पता लग जाएगा। दूसरी टाइप जो सॉलिड की है वो आपके लिए एमोर्फस सॉलिड है। ये बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये भी सॉलिड है, और ये मार्कर जो आपको नज़र आ रहा है ये भी सॉलिड है, क्योंकि दो बुनियादी ग्रुप्स में हमने सॉलिड्स को डिवाइड कर दिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। तो एक बात तय है, ये मार्कर इन दो कैटेगरी में से किसी एक से ताल्लुक़ रखता है। या तो ये मार्कर क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर ये मार्कर एमोर्फस सॉलिड है। इसी तरह ये बोर्ड है, या तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर ये एमोर्फस सॉलिड है। बहरहाल पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेन पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। ये मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, साथ साथ आप भी लिखिए। हर सवाल से मामला शुरू होता है, आपसे कोई पूछता है व्हाट, पहला सवाल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो इसका टू द पॉइंट जवाब है टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड की एक किस्म है, सॉलिड का एक ग्रुप है, सॉलिड्स की एक क्लास है। वो आपसे अगला सवाल पूछता है कि भाई ये तो हमें पता है, आगे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें पार्टिकल्स से ही मिलके बनती हैं, कुछ चीज़ें एटम से मिलके बनती हैं, कुछ आयन से मिलके बनती हैं, कुछ जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं। तो किस किस्म के पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसको बनाने में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बनाने में किस किस्म के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड। ये दूसरा पॉइंट आ गया, पार्टिकल्स इन्वॉल्व। तो कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि आयंस से मिलके बने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि एटम्स से मिलके बने हैं, और कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। समझ आ गई बात? कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे हैं जो आयन से मिलके बने हैं, कुछ एटम्स से मिलके बने हैं, और कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। आपसे सवाल किया जाता है, ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। अरेंजमेंट के हवाले से आप बता दें, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या जानते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, इसकी तफसील बता दें आप क्या जानते हैं। तो ये है वो मेन पॉइंट जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में फ़र्क लेके आता है। क्या है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्या तरतीब है इसकी? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, वेल डिफाइंड 3D अरेंजमेंट है। वेल डिफाइंड 3D अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, यानी कि 3 डायमेंशन में जो है वो पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं। 3D, 2D, 1D। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन, 1D मतलब 1 डायमेंशन। क्या है ये D? पहले भी कई वीडियोस में बताया। डायमेंशन क्या होती है? ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। हमारी ज़मीन सिर्फ नहीं, हमारी पूरी कायनात जो है वो 3D है। समझ में आ रही है बात आपको? पूरी कायनात, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, ज़मीन बज़ाते ख़ुद, या इसके अलावा हमारे पास ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं, पानी मौजूद है, हवा मौजूद है, मट्टी मौजूद है, पहाड़ मौजूद हैं, दरख्त मौजूद हैं, जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें, मट्टी का एक ज़र्रा, चौक का एक ज़र्रा, ये मार्कर है, ये पेज है, कुछ भी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सब की सब 3D हैं। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी हैं या वो छोटी छोटी हैं, उनका वजूद जो है वो 3 डायमेंशंस में, 3 सिमतों में बिखरा हुआ है। इस मार्कर को ही ले लें आप, इस मार्कर की लंबाई भी है, इस मार्कर की चौड़ाई भी है, और इस मार्कर की ऊंचाई भी है। समझ में आ रही है बात आपको? इन्हीं को हम दूसरे लफ्ज़ों में एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ले लें, वो भी 3D हैं, यानी कि उनका वजूद भी 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ है। या फिर आप पार्टिकल्स की तरफ चले जाएं, बड़े बड़े वजूद जो हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, ये मार्कर है या पहाड़ है, सब पार्टिकल्स से मिलके बने। इनके अंदर आप जो पार्टिकल मौजूद हैं
चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो आयंस हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, हर पार्टिकल भी 3D है। हर पार्टिकल की भी कुछ ना कुछ लंबाई है, कोई चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि मैक्रो लेवल पे भी सब 3D है और माइक्रो लेवल पे भी, पार्टिकल के लेवल पे भी सब 3D है। तो इस मार्कर की अगर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है तो एग्जैक्टली इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लंबाई में भी अरेंज हुए हुए हैं, वो पार्टिकल्स चौड़ाई में भी अरेंज हुए हुए हैं और वो पार्टिकल्स ऊंचाई में भी अरेंज हुए हुए हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो सारी की सारी चीज़ें 3D हैं और सारी की सारी चीज़ें पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं। तो इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि हर चीज़ के पार्टिकल्स भी 3 डायमेंशंस में बिखरे हुए हैं। लंबाई में पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, चौड़ाई में पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, ऊंचाई में पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, अरेंज हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऑर्डर में अरेंज हैं, मतलब इसमें कोई तरतीब आपको नज़र आ रही है, वेल डिफाइंड 3D अरेंजमेंट या ऑर्डर आप कह लें, ऑर्डर या तरतीब। ये मार्कर है, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। पार्टिकल्स जो हैं वो लंबाई में भी हैं, पार्टिकल्स चौड़ाई में भी हैं, पार्टिकल्स ऊंचाई में भी हैं, यानी कि 3 डायमेंशंस में पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, क्या ये किसी तरतीब में हैं? क्या ये किसी ऑर्डर में हैं? ये तो नहीं कि यहाँ बेतरतीबी है, पार्टिकल्स की लंबाई में तो बिखरे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए आप, ये कोर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सॉलिड्स का। ये जो पार्टिकल बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये लंबाई में जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये पार्टिकल्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये लंबाई में तो बिखरे हुए हैं, ठीक है, लंबाई में तो बिखरे हुए हैं, लेकिन ऑर्डर में नहीं है, तरतीब में नहीं है। कहीं से तो पार्टिकल ऊंचे हो रहे हैं, कहीं से पार्टिकल नीचे हो रहे हैं। ये बुनियादी फ़र्क है एमरफस सॉलिड्स में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल 3D अरेंजमेंट उनकी हुई हुई है वो ऑर्डर में है, बिल्कुल तरतीब में है। चाहे पार्टिकल्स लंबाई में हो, चाहे पार्टिकल्स चौड़ाई में हो, चाहे पार्टिकल्स ऊंचाई में हो। समझ में आ रही है बात? एमरफस सॉलिड्स के अंदर भी पार्टिकल लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में बिखरे हुए हैं। एमरफस सॉलिड जो है वो भी तो 3D ही होगा ना। एमरफस सॉलिड्स जो हैं उनकी भी तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तो उनके पार्टिकल्स भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में बिखरे हुए होंगे, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं होंगे, वो तरतीब में नहीं होंगे। ये है वो चीज़ जो मैंने कहा था कोर कॉन्सेप्ट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वेल डिफाइंड 3D अरेंजमेंट या ऑर्डर आपको पार्टिकल्स का नज़र आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और कौन से पॉइंट है इसके? अब यहाँ पर चलते हैं स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन। पोर्शन का मतलब आपको पता है हिस्सा, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी। स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है अंग्रेजी ज़बान में, इसको हम कहते हैं सबसे छोटा है, फंडामेंटल बुनियादी है और हिस्सा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का आपसे पूछा जाता है कि भाई सबसे छोटा बुनियादी हिस्सा क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटा बुनियादी हिस्सा पार्टिकल है। आसान सी बात है। अब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड या तो एटम से मिलके बना है तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन जो है वो एटम है। अगर तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयन से मिलके बना है तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन जो है वो सबसे छोटा बुनियादी हिस्सा जो है वो आयन है। या अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन जो है वो मॉलिक्यूल है। ये गलत बात है, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। उसने आपसे पोर्शन, हिस्सा पूछा है। मिसाल के तौर पर ये अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है
तो कोई शक की बात नहीं है कि ये आयंस से मिलके बना हुआ है, या तो फिर ये एटम से मिलके बना हुआ है, या ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। अब इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस ने, ध्यान से सुन लीजिए, इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ने इस सॉलिड के अंदर कुछ स्पेसिफिक जगहें बनी हुई हैं, कुछ छोटी सी जगहें बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ इसको ले लें आप, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह। तो पार्टिकल्स तो नो डाउट यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है मॉलिक्यूल से मिलके बनाओ, हो सकता है ये एटम से मिलके बनाओ, हो सकता है आयंस से मिलके बनाओ, लेकिन वो आयंस, वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स भी अंदर किसी एक हिस्से के अंदर अरेंज हुए हुए हैं, किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में, ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक एटम ये रहा, सपोज करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम से मिलके बना हुआ, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, और एक एटम ये रहा। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे बराबर में भी यही आपको तरतीब नज़र आएगी, एक एटम, एक एटम, एक एटम, बीच में एक एटम। इसी तरह यहाँ पर भी आपको तरतीब नज़र आएगी, एक एटम, एक एटम, बीच में एक एटम। इसी तरह यहाँ पर भी आपको तरतीब नज़र आएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये सब पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये जो आपको पोर्शन है ये रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, ये पोर्शन आपको रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। ये रिपीटिंग पोर्शन जो है इसको यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं इसको। अब आपसे कोई बात करता है भाई ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एटम से मिलके बना है, आप बोलते हैं भाई बिल्कुल एटम से मिलके बना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एटम्स ने अंदर, एटम्स ने अपने आप को जो है वो एक रेगुलर रिपीटिंग पोर्शन जो है उनमें डिवाइड कर रखा है। एटम्स ने अपने आप को एक रिपीटिंग पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, एक ऐसे पोर्शंस में ऑर्गेनाइज कर रखा है एटम्स ने अपने आप को, जो पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो पोर्शन है इसको यूनिट सेल कहा जाता है, ये जो पोर्शन है इसको यूनिट सेल कहा जाता है। तो एक यूनिट सेल ये रहा, 5 एटम से मिलके बना है। दूसरा यूनिट सेल ये रहा, ये भी 5 एटम से मिलके बना है। देखिए ये यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल 5 एटम से मिलके बना है, दूसरा यूनिट सेल भी 5 एटम से मिलके बना है, तीसरा भी 5 एटम से मिलके बना है, चौथा भी 5 एटम से मिलके बना है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये बहुत सारे यूनिट सेल्स से मिलके बना है, बहुत सारे यूनिट सेल्स से मिलके बना है। और वो यूनिट सेल्स आगे किससे मिलके बने? वो यूनिट सेल्स आगे या तो एटम से मिलके बने हैं, या तो आयंस से मिलके बने हैं, या मॉलिक्यूल्स से मिलके बने। वो यूनिट सेल्स आगे एटम से मिलके बने हैं, आयंस से मिलके बने हैं, या मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। क्योंकि हमने ये सपोज़ किया है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये जिन यूनिट सेल्स से मिलके बना है वो एटम्स हैं, ठीक है। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जिनके यूनिट सेल जो है वो आयंस होंगे, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जिनके यूनिट सेल जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जिसमें यूनिट सेल जो है उसके अंदर अगर वो एटम्स से मिलके बना हुआ है तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 एटम होंगे। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जिसके एक यूनिट सेल के अंदर 10 एटम होंगे। अब यहाँ पर 3 टाइप्स मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बता दी। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम से मिलके बना है, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड भी एटम से मिलके बना है, तीसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड भी एटम से मिलके बना है। लेकिन आपने फ़र्क देखा, तीनों के अंदर फ़र्क ये है कि तीनों के अंदर जो यूनिट सेल है उसके अंदर एटम्स की तादाद में फ़र्क है।
ये जो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है, हर यूनिट सेल के अंदर 5 एटम हैं। इससे आगे वाली जो मैंने दूसरी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल दी, उसमें हर यूनिट सेल में 8 एटम्स हैं। और तीसरी जो मैंने अभी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की मिसाल दी, उसमें कितने एटम्स हैं यूनिट सेल में? 10 एटम्स हैं। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो यूनिट सेल आपको नज़र आ रहे हैं, अगर तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स से मिलके बने हुए हैं, तो हर यूनिट सेल के अंदर एटम्स की तादाद में फ़र्क होगा। एटम्स की तादाद में फ़र्क होगा। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होंगे जिनके अंदर उनके यूनिट सेल में 3 एटम्स होंगे। मैं यहाँ पर पिक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो ऐसे है। ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एटम से मिलके बना है। ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एटम से मिलके बना है। इसमें भी यूनिट सेल्स हैं, इसमें भी यूनिट सेल्स हैं। इसमें जो यूनिट सेल हैं उसमें 5-5 एटम हैं। इसमें जो यूनिट सेल हैं उसमें 3-3 एटम। नज़र आ रहा है आपको? हर यूनिट सेल में कितने एटम हैं? 3-3 एटम है यहाँ पर। अभी मैंने एटम्स की बात की है। अब आप ये भी गौर करें कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हमारे पास यूनिट सेल्स हैं, एक तो ये कि उनमें एटम्स की तादाद में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 एटम्स से मिलके एक यूनिट सेल बन रहा है, यहाँ 5 एटम्स से मिलके एक यूनिट सेल बन रहा है। लेकिन एक चीज़ में और फ़र्क आ रहा है, वो पता है क्या है? वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की ज्योमेट्री में भी फ़र्क पड़ रहा है। ये वाला जो यूनिट सेल है 5 एटम्स से मिलके बना है, इसकी यूनिट सेल की ज्योमेट्री देख लें आप, क्या है? स्क्वायर्ड 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 स्क्वायर्ड। यहाँ जो यूनिट सेल है उसकी ज्योमेट्री में क्या है? रेक्टेंगल, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल। समझ में आ गई बात? तो यूनिट सेल की ज्योमेट्री में जो फ़र्क पड़ रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे उसके पार्टिकल्स की तादाद में फ़र्क होना है, ठीक है। यहाँ पर एटम्स 5 हैं तो स्क्वायर्ड शेप बन गई यूनिट सेल की, और यहाँ पर एटम्स 3 हैं तो ट्रायंगल शेप बन गई यूनिट सेल की। समझ में आ गई बात? इसी तरह अगर एक और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके अंदर उसके यूनिट सेल में 4 एटम हैं, तो वहाँ पर कोई और ज्योमेट्रिकल शेप आपको नज़र आएगी। ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके यूनिट सेल के अंदर जो है वो 8 जो है वो एटम्स हैं, तो उस यूनिट सेल की ज्योमेट्री आपको चेंज नज़र आएगी। ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके यूनिट सेल के अंदर 10 एटम हैं, उसकी ज्योमेट्री आपको चेंज नज़र आएगी। समझ आ रही है बात आपको? इसके अलावा अभी तो हमने सिर्फ एटम्स की बात की है ना, अभी तो हमने सिर्फ एटम्स की बात की है। अगर आप इन एटम्स की जगह पर, ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है, एटम्स की जगह पर आप आइंस रख दें, 3 आइंस, और यहाँ पर 5 एटम्स की जगह पर आप जो है वो 5 आइंस रख दें, अब भी ज्योमेट्री में फ़र्क पड़ जाएगा। पता है आपको? एटम्स, हालांकि पहले 5 एटम थे तो इसकी यूनिट सेल की ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर्ड। और अब 5 आइंस हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि यूनिट सेल की ज्योमेट्री स्क्वायर्ड हो सकता है कोई और ज्योमेट्रिकल शेप ये ले ले, क्योंकि आपने पार्टिकल की टाइप चेंज कर दी है। अब एटम्स नहीं हैं, अब आइंस हैं। इसी तरह इनके अंदर अगर मैं एटम नहीं रखता यूनिट सेल में, आइंस नहीं होते यूनिट सेल में, बल्कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 मॉलिक्यूल, अब भी इस यूनिट सेल की ज्योमेट्री में फ़र्क पड़ जाएगा।
अब भी इस यूनिट सेल की ज्योमेट्री में फ़र्क पड़ जाएगा। यूनिट सेल वही है जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको यूनिट सेल जो है वो लाजमी नज़र आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि यूनिट सेल को इतनी तफसील से और इतनी अहमियत के साथ मैं क्यों बता रहा हूँ। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो इस सारी बातों की समरी है। आप एक डायमंड को देखते हैं, डायमंड की भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। आप ग्रेफाइट को देखें, इसके अलावा आप जो है वो और भी बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके यूनिट सेल की शेप कैसी है? इसके यूनिट सेल की शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है ना। इसके यूनिट सेल की शेप, जैसी यूनिट सेल की शेप होती है, पता है आपको, वैसी ही उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप होगी एज अ होल। जी, ये है प्रॉब्लम। तो जैसी यूनिट सेल की जैसी ज्योमेट्रिकल शेप होगी ना, वैसी ही उस पूरी चीज़ की ज्योमेट्रिकल शेप बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर ज्योमेट्रिकल शेप आपको पहचाननी हो उसके यूनिट सेल की, तो बड़ा आसान है। आप उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की पूरी ज्योमेट्रिकल शेप को देख लीजिए। जैसी उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप है, ट्रायंगल इन शेप है, स्क्वायर्ड इन शेप है, रेक्टेंगल इन शेप है, हेक्सागोनल है, टेट्राहेड्रल है, कोई सी भी ज्योमेट्रिकल इन शेप है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वैसी ही उसके यूनिट सेल्स की भी शेप होगी। समझ में आ गई बात आपको? अब आपसे पूछा जाता है कि भाई ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्क्वायर्ड इन शेप क्यों है? तो इस क्यों का जवाब आप दे दें कि भाई कि इसलिए क्योंकि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो यूनिट सेल्स हैं उनकी शेप भी ऐसी ही है, उनकी शेप भी ऐसी ही है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन से ये बात चली थी सारी की सारी। अब जो इसके अंदर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वो भी आप देख लीजिए। तो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन जो है इसका क्या है? यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब आपसे कोई पूछता है भाई ये यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्या है? तो इसकी भी डेफिनेशन है, यूनिट सेल की भी, इसकी भी डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, smallest repeating portion of a specific number of atoms, of a specific number of atoms and geometrical shape. And geometrical shape. स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ मैं सॉरी लिखना भूल गया, एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स। तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, सबसे छोटा रिपीटिंग पोर्शन जो कि रिपीट हो रहा है पूरे के पूरे जो है वो उस क्रिस्टल के अंदर, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। और ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन जो है इसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। एक ख़ास तादाद जो है वो एटम्स की, आइंस की या मॉलिक्यूल्स की मिलेगी। और दूसरी क्या चीज़ ख़ास मिलेगी इस यूनिट सेल के अंदर? स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स के अलावा ज्योमेट्रिकल शेप, कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप भी होगी इस यूनिट सेल की। ठीक है भाई। आल्सो कॉल्ड, इसके अलावा इसी यूनिट सेल को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं साख्ती इकाई, जो साख्त बनाने वाली है। साख्त, स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है बॉडी या शेप। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बॉडी या शेप या स्ट्रक्चर बनाने वाला यूनिट जो है
वो भी ये यूनिट सेल ही होता है। क्रिस्टल लैटिस, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस क्या है? रेगुलर पैटर्न ऑफ यूनिट सेल्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। रेगुलर, रेगुलर मतलब जिसमें तरतीब हो। रेगुलर पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी शक्ल जो कि रेगुलर हो। और ये शक्ल कौन बना रहा है? रेगुलर पैटर्न ऑफ यूनिट सेल्स। सारे यूनिट सेल्स मिलके एक जो है वो तरतीबवार पैटर्न बना रहे हैं, शक्ल बना रहे हैं, सारे यूनिट सेल्स मिलके एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। रेगुलर पैटर्न ऑफ यूनिट सेल्स थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। रेगुलर पैटर्न ऑफ यूनिट सेल्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। ठीक है भाई, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं इसके रह गए हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा रह गया। उसके बाद इसी के अंदर हम एमॉर्फस सॉलिड्स जो है इसको भी देख लेंगे। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पार्ट 1 कर लें आप, पार्ट 1 कर लें आप। पार्ट 2 के अंदर इसमें जो मज़ीद बातें हैं वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।